नमस्कार, मैं सुजल दवे। भारत में जीडीपी का घटना आम बात है। आए दिन जीडीपी इतना गिर रही है कि किसी दिन पत्रकार से ये स्टोरी छूट जाए तो संपादक कुछ नहीं कहते, मेरे जैसे। ऊपर से पत्रकार का हौसला बनाने के लिए कहते कोई बात नहीं, अगले महीने कवर कर लेना, जीडीपी तो गिरती रहती है। कोरोना काल में ये होता है हौसला। पत्रकार मन से टूट न जाए इसलिए हौसला बनाए रखना चाहिए। गिरती जीडीपी की खबरों के बीच सोमवार को सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें जीडीपी 7.3% घटी है। जीडीपी का ये आंकड़ा वाकई चिंता का विषय है। इस बीच अच्छी बात यह है कि जीडीपी के आंकड़ों को लेकर विपक्ष हंगामा न करे और खलियल लोग सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना न करे, इसलिए पहले से ही गिरती जीडीपी के लिए सरकार ने कोरोना को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सरकार का कहना है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है। पिछले साल भी तालाबंदी के कारण अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिला था। ऐसा नहीं है कि जीडीपी की ये दशा पहले से ही थी। साल 2017 में जीडीपी 8.3% थी, पर 2018 में 7% घट गई थी। 2019-20 में जीडीपी 6.1% हो गई थी और अब ये खबर आ रही है। नेशनल स्टैटिस्टिकल यानी कि एनएसएस ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए, इसके मुताबिक 2021 में भारतीय अर्थतंत्र का कद घट के 145 लाख करोड़ का हो गया है, जो 2020 में 145 लाख करोड़ का था। मैंने गलती से 145 बोल दिया, 135 करोड़ का हो गया। हमें फिर से 145 लाख करोड़ पर पहुंचने के लिए 2021-22 में 10 से 11% के रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। लेकिन अभी कोविड के कारण कई राज्य तालाबंदी में है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। अभी देश में कोविड के मामले घटे हैं, फिर भी अर्थव्यवस्था में 55% योगदान दे रहे ग्राहकों की मांग में कमी आ गई है, जबकि बेरोजगारी का आंकड़ा 14.3% पर पहुंच गया है। आपको पहले ही बता दें कि एनएसएस ने 8% और आरबीआई ने 7%, 5 की कमी का अंदेशा पहले ही कर दिया है। जानकारों का मानना है कि सरकार जल्द से जल्द कोविड पर नियंत्रण लाए और जीडीपी को बढ़ाने के लिए लोगों की खरीद शक्ति बढ़ानी चाहिए। देश में कोविड ने चारों ओर हाहाकार मचाया है। जीडीपी का हाल तो आप देख ही चुके हैं, ऊपर से रोजगार का सवाल और जटिल हो गया है। कोविड के कारण कई ऑफिस ऐसे हैं जो बंद हो गए और जो चल रहे उन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दी है, या तो कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है। कोविड के कारण व्यापार नहीं रहा है तो कंपनियों ने अपने खर्चे कम करने के लिए कर्मचारियों को निकाल दिया है। जो आधी सैलरी ले रहे उन्हें भी घर चलाने में दिक्कत आ रही है, तो सोचिए जिनकी नौकरी गई है वो किस तरह से अपना घर चलाते होंगे। इन हालात में एक और समस्या का सामना हो रहा है। क्या आम आदमी, क्या खास, हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है, और वो है बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 27 दिनों में सरकार ने 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। मंगलवार को राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 105 रुपये 24 पैसे बिका, तो डीजल 98 रुपये 8 पैसे बिक रहा था। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकारें वेट लेती है, और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में वेट ज्यादा लिया जा रहा है, तो वहां पर दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी वेट ज्यादा है, तो वहां भी पेट्रोल डीजल राजस्थान की कीमत के बराबर ही बिक रहा है। जबकि दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 23 पैसे और डीजल 85 रुपये 15 पैसे बिका। याद दिला दूं, पिछले दिनों बंगाल समेत 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे तो 18 दिन दाम नहीं बढ़े थे, पर 2 मई को जैसे ही चुनाव के नतीजे आए कि 4 मई से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे। बढ़ते दामों में से आम और खास कोई भी है परेशान हो रहा है। जानकारों का कहना है कि जनता को बढ़ते दामों से राहत देने के लिए राज्य सरकार को वेट कम करना चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 15 जून तक तालाबंदी दी है। इस पर सरकार ने घोषणा की है कि लोगों को कठिन तालाबंदी नहीं, पर कठिन नियमों का पालन करना होगा। कई दुकानें अल्टरनेट डे पर खोली जाएगी, जिससे व्यापारी नाराज है। इन व्यापारियों का कहना है कि सरकार उन्हें कुछ और रियायत दे, क्योंकि तालाबंदी के कारण उनकी अर्थव्यवस्था चिड़मिड़ा गई है। व्यापारियों का एक दल मंगलवार को सरकार से मिला था और इस बारे में सोचने के लिए सरकार से गुजारिश की थी। मुंबई व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख वीरेंद्र सानी इस बारे में
के न्यूज़ को अहम जानकारी दी थी। मुंबई में आज दुकानदारों का पहला अनलॉकडाउन दिन था। काफी कंफ्यूजन थे। सबसे पहले तो जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट साइड राइट साइड कंफ्यूजन था, विच शॉप कौन सी दुकानें खोलनी कभी खोलनी, इस कंफ्यूजन में 2-3 घंटा चले गए। काफी दुकानदारों को एरिया में बंद कराया गया, जैसे कि वर्ली एरिया है, एलटी मार्ग है, और दादर में है, शुरू में बंद करा दिया गया। ऐसे ऐसे काफ़ी एरिया में दुकानें शुरू में बंद करा दी। उसके बाद 12-12:30 बजे नोटिफिकेशन आया हर एक वार्ड से, और फिर वो हिसाब से अपने अपने एरिया में दुकानें वन साइड खुली है। और कस्टमर्स तो हार्डली 2-3 कस्टमर एक दुकान में आए होंगे, ऐसी हमारे पास जो न्यूज़ आई है। बिजनेस किसी का 1,000 रुपया, किसी का 5,000 रुपया, किसी का 10,000 रुपया, ऐसा बिजनेस हुआ है। जो नॉर्मली होता है 25,000 30,000 ऐसे होता है, तो 5% बिजनेस हुआ है। जो पगार में भी नुकसान होगा, पगार भी नहीं चुका पाएंगे, उसमें से रेंट भी नहीं चुका पाएंगे। ऐसे में सरकार को अभी सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। हमने काफ़ी मिनिस्टर से बात की है, मैसेज भेजे हैं, ईमेल भेजे हैं, जैसे कि आदित्य ठाकरे जी, शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, नवाब मलिक जी, शिवसेना से अरविंद सावंत जी, और हमारे मिलिंद देवरा जी, कांग्रेस से असलम भाई, सारे लोगों को हमने मैसेज भेजा है, ईमेल के ज़रिए डिटेल्स भेजी है कि हमारी जो अनलॉकडाउन है वो सारी दुकानें जो मुंबई के नेबरिंग एरिया में है इसी प्रकार से खोली जाए। और ऑल्टरनेट डे की फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं हो रही है। टाइमिंग जो है ऑड है। मुंबई शहर में टाइमिंग सुबह 7 बजे कोई नॉन एसेंशियल दुकानों में आता नहीं है। मुंबई में 10:30-11 बजे के बाद कस्टमर्स आते हैं, और 2 बजे तो दुकानें बंद कर दी जाती है। तो ये टाइमिंग का एडजस्टमेंट करना सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और हमारी 2 मांगे हैं। टाइमिंग को आप एक्सटेंड किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, और ऑल्टरनेट की जो फॉर्मूला है वो निकाल के 5 दिन मुंबई में दुकानें शुरू करने की हमें इजाज़त देनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है, और सरकार इसके ऊपर तुरंत कुछ कदम उठाए, नहीं तो इसका फ़ायदा सीधा ई कॉमर्स को हो रहा है। थैंक यू। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। अगर आप जरा सा याद करेंगे तो याद आएगा कोविड की दूसरी लहर जब उफान पर थी, तब आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज बार बार आता था। मैसेज में बताया गया था कि हाल में 5G की टेस्टिंग हो रही है, जिसके कारण पंछी और इंसानों पर बुरा असर पड़ रहा है, तुरंत टेस्टिंग रोकनी चाहिए। मैसेज को कोविड के साथ भी जोड़ दिया गया था, और कई लोगों ने कोविड के बढ़ते मामलों को टेस्टिंग के साथ जोड़कर उसे ही जिम्मेदार ठहराया था। जो कई लोग इसे फालतू मैसेज समझकर चुप बैठ गए। यह मामला फिर से तुल तब पकड़ने लगा जब अभिनेत्री जूही चावला ने 5G को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। जूही का कहना है कि टेक्नोलॉजी के खिलाफ वे नहीं है, पर 5G के कारण इंसान और जानवरों पर उसका बुरा असर हो रहा है। जूही ने अपनी याचिका के जरिए अदालत को बताया है कि हम इस परेशानी में भी है कि जब हमने अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी की RF रेडिएशन पर वायरलेस गैजेट और नेटवर्क सेल टावर के जरिए, तो हमें पता चला कि रेडिएशन लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। जूही के प्रवक्ता का कहना है, हमने केस इसलिए किया है कि अदालत के सामने मामला आ सके। हम चाहते हैं अदालत इस पर एक रिसर्च करा के घोषित करे कि 5G की तकनीक का भारत में आना सुरक्षित है या भी नहीं। याद दिला दूं, जूही कोविड की पहली लहर के बाद फिल्मों से दूर हो गई है और अपने फार्म हाउस पर रहती है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे पर्यावरण के मुद्दों को लेकर लोगों से जुड़ती रहती है। मोहल्ला क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को मैं एक टिप देना चाहता हूं। जब दोनों टीम के कैप्टन आपस में लड़ रहे हो, तब समझदारी इसी में है कि मैदान छोड़ दिया जाए। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय ने भी यही किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पिछले शुक्रवार तूफान के बाद बंगाल दौरे पर गए थे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी थी। इस बैठक में ममता और उनके मुख्य सचिव देर से पहुंचे थे
और तुरंत निकल भी गए थे। तब से मामला चर्चा में है। मोदी बंगाल से दिल्ली लौट आए और तुरंत अलप्पन की पोस्टिंग दिल्ली कर दी। अपनी ट्रांसफर का ऑर्डर मिलते ही अलप्पन ने इस्तीफा दे दिया। मामला यहां पर भी नहीं रुका। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के पूर्व सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार ने तीन दिनों में अपना जवाब देने को कहा है। इसके अलावा अलप्पन के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B भी लगाई गई है। केंद्र ने एक चिट्ठी में लिखा है कि पीएम मोदी चक्रवात याद से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने कलाईकुंडा एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद यहां पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव की बैठक होनी थी। पीएम मोदी को मीटिंग रूम में अधिकारियों के लिए 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा था। इसके बाद अधिकारियों ने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को फोन लगाया और पूछा कि क्या वे बैठक में शामिल होंगे या नहीं। बाद में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री बैठक में पहुंचे और वहां से तुरंत निकल भी गए। इसे पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति होना ही माना जाएगा। केंद्र ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के चेयरमैन भी है और अलप्पन बंदोपाध्याय की यह हरकत कानूनी तौर पर दिए गए दिशा निर्देश के खिलाफ है। इसलिए अलप्पन बंदोपाध्याय पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B भी लगा दी गई है। केंद्रीय अधिकारियों ने कहा है कि हमने अलप्पन बंदोपाध्याय से जवाब मांगा है कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B लगाकर क्यों न कार्रवाई की जाए। नोटिस मिलते ही अलप्पन ने तुरंत इस्तीफा दे दिया है और ममता ने उन्हें 3 साल के लिए अपने निजी सलाहकार के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। अब बात करेंगे देश 10 के दर्द की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। राह में मुश्किलें हैं मगर चलना सबको साथ है। क्या मैं अपना परिचय कहूं, संघर्ष का मैदान है। पर जब साथ हो सभी का, हर चुनौती लगती आसान है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। जब मन में विश्वास, रगों में साहस है, तब तक न मुझे करना विराम है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। यह चुनौती भी हमें स्वीकार है। जब तक न सफल हो, नींद, चैन सबका त्याग है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि हम कर न सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि हम पा न सके। गति न जीवन की कभी रुकेगी, राह में सफलता जरूर मिलेगी। बस मन में रखना विश्वास है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। कोरोना ने फिर से देश में चारों तरफ कहर बरपाया। लापरवाही चूक न लाते, घोर दुखों का गमों का साया। अब यूं ही बाहर न निकलना, मास्क बिना नहीं आना जाना। सैनिटाइजेशन 2 गज दूरी, भूले तो होगा पछताना। सुविधा तो है सब लेकिन प्रोटोकॉल का पालन बड़ा जरूरी। सजग प्रशासन तत्पर है पर जन अनुशासन बड़ा जरूरी। याद
रखे दुनिया में जहाँ भी कोरोना को मिली है मात। स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत जन अनुशासन का रहा है हाथ। कोरोना से इस लड़ाई में मिलकर 7 कदम हम लेंगे। अब सब राजस्थानी हम ये जंग जीत कर ही दम लेंगे, जंग जीत कर ही दम लेंगे। रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। इस बार बच्चे, युवा, गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ रहा है। हालात हृदय विदारक हैं। कोरोना विकराल रूप ले रहा है। बचाव के लिए संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। निज पर शासन, फिर अनुशासन। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर।
क्या जरूरी है कि कोई मुहिम चलाई जाए या मीडिया में प्रस्तुत हो तभी सरकार सामने आएगी? उसके बावजूद यदि सरकार चाहती तो ये 16 करोड़ वो खुद दे सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम गुजरात के लोगों का, कि हमें वो 16 करोड़ रुपया रोड रस्तों में उतर के लोगों से दान में मांग के पूरा करना पड़ा। मौजूदा पार्टी के साथ होकर लड़ेंगे या करनी सेना अलग से कोई पार्टी बनाई? 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकता है तो 2022 में 6 करोड़ वोट भी डलवा सकता है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम चला कि गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि राज शेखावत की कंपनी का लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा कोई व्यक्ति सिस्टम में नहीं था और जो सिस्टम में हमारे समाज के हैं वो नहीं चाहते कि समाज संगठित हो। लोकसभा चुनाव के वक्त हमें कहा था कि 3 महीने में हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन आज 2 साल बीत गए उस लोकसभा चुनाव को। यानी कोनी पे घोड़ी चिपकाना है आपको? ये राजकीय षड्यंत्र है जो मेरे ऊपर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को कोई डर तो नहीं था आपकी बढ़ती चलती लोकप्रियता से, या फिर वो एकजुटता, वो संगठन से सरकार को कोई डर था? यदि सरकार को लगता है कि राज शेखावत उनको डैमेज करता है तो ये उनकी गलत फहमी है। आप बीजेपी के भक्त बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं कि आप बीजेपी के भक्त हो, समाज के भक्त नहीं हो। जिस समाज ने आपको वहां बिठाया है वो समाज आपको उतारने की ताकत भी रखता है। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपाक क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। के रेडियो, माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो, कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो। कहीं भी कभी भी मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। राह में मुश्किलें हैं मगर चलना सबको साथ है। क्या मैं अपना परिचय कहूं, संघर्ष का मैदान है, पर जब साथ हो सभी का हर चुनौती लगती आसान है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। जब मन में विश्वास, रगों में साहस है, तब तक न मुझे करना विराम है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। यह चुनौती भी हमें स्वीकार है। जब तक न सफल हो, नींद, चैन, सबका त्याग है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि हम कर न सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि हम पा न सके। गति न जीवन की कभी रुकेगी, राह में सफलता जरूर मिलेगी। बस मन में रखना विश्वास है। कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। वेलकम बैक। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हो तो इस निर्णय पर 100 बार सोच विचार कर लो। निर्णय के बाद उसके परिणाम और उसकी असर के बारे में भी जब अपने आप को सुनिश्चित कर लो तभी उसकी घोषणा करो। लेकिन लगता है गुजरात सरकार के पास कोई बुजुर्ग नहीं है, और अगर है तो वो कुछ कहते नहीं होंगे, और अगर कहते हैं तो सरकार उनकी बात मान नहीं रही है। मैं बात कर रहा हूं 10वीं के छात्रों की। कोरोना की दूसरी लहर में अगर किसी को कोई फायदा हुआ है तो वो है गुजरात के 10वीं के छात्र। कोविड के कारण परीक्षा लेना नामुमकिन लगा तो सरकार में इस पर बैठक होने लगी। कुछ ने कहा परीक्षा लेनी चाहिए, कुछ ने कहा परीक्षा रद्द हो, कईयों ने तो यहां तक सलाह दी थी कि परीक्षा के बारे में 15 दिन बाद निर्णय लेना चाहिए। इसी चर्चा के बीच शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने केंद्र के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को एक चिट्ठी लिख डाली थी। मंत्री जी ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा था कि सीबीएसई का मामला अलग है और गुजरात बोर्ड का अलग, दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। परीक्षा रद्द होने पर, मास प्रमोशन देने पर छात्रों को भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस चिट्ठी पर विचार हो इससे पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा कर डाली कि 10वीं के सभी छात्रों को मास प्रमोशन दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब था 10वीं का छात्र बिना परीक्षा पास किए सीधा 11वीं कक्षा में पहुंच गया। 10वीं के बाद छात्रों को अपना भविष्य चुनना होता है। ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र साइंस में जाते हैं, दूसरे कॉमर्स और आर्ट्स में। सरकार के इस फैसले ने सभी को एक ही श्रृंखला में खड़ा कर दिया है। अब समस्या यह है कि 11वीं में छात्रों को दाखिला कैसे दिया जाए। सारे स्कूल परेशान, एडमिशन को लेकर परेशान हो रहे। सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अब बनाई है
सोचिए, घोषणा के इतने दिनों बाद कमेटी का गठन हुआ है। सोमवार को कमेटी की पहली बैठक हुई और विचार हुआ क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अभी कमेटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार कदम उठाएगी। सोचिए, आपका छात्र कैसी व्यवस्था में है। आलम यह है कि छात्रों के लिए भविष्य में कई चुनौतियां सरकार के इस फैसले ने खड़ी कर दी है। इन चुनौतियों के बारे में न तो छात्र जानते हैं, न तो सरकारें जानती है। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार के इस फैसले ने छात्रों के भविष्य के साथ छेड़खानी की है। आपका एंकर जब ये प्रस्तावना पढ़ रहा है, तभी सरकार ने 12वीं के लिए परीक्षाओं की तारीख का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई से राज्य में ली जाएगी। परीक्षा 2 चरण में होगी। अब सवाल यह है कि 12वीं की परीक्षा जुलाई में ली जा सकती है, तो 10वीं की क्यों नहीं? और अगर जिस कोविड के कारण 10वीं की परीक्षा रद्द हुई है, वही कोविड जुलाई में तीसरी लहर बन के आया, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? इस पर सरकार ने खुल के बात नहीं की। आज हम इस विषय पर विशेष बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सरकार की 10वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला कितना सही है और छात्रों को इस फैसले में भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शिक्षा विशेषज्ञ मनीष दोषी। मनीष कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, पर आप ये लेबल हटाकर अगर सुनेंगे तो आपको जरूर कुछ जानने को मिलेगा। मनीष, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे कार्यक्रम में। आप पहली बार जुड़े हैं। आपने मेरी प्रस्तावना देख ही ली होगी। मैं मास प्रमोशन का जब से फैसला आया है, छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस चिंता के गहरे सागर में डूबा हूं कि जब छात्र रोजगार की शोध में जाएंगे तो छात्रों को कह दिया जाएगा कि 10वीं आप मास प्रमोशन से क्लियर करके आए हैं। उसकी तुलना दूसरे छात्र या दूसरे उनके प्रतियोगिता से योग्य से होगी। आप इन मास प्रमोशन के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? सुजल जी, आपने जो बात रखी, मैं मानता हूं आपने अभिभावकों की तरफ से भी बात रखी और साथ साथ में एक गुजरात के वर्षों से पत्रकारिता में एक जागरूकता के रूप में आपने जो व्यवस्था को देखी, सोची, समझी, इसके मुताबिक आपने वो उन बच्चों की बात रखी जो भारत का भविष्य है, गुजरात का भविष्य है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पूरी व्यवस्था 10वीं क्लास की परीक्षा के लिए सरकार की जो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली रही, सरकार में कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई, संकलन का सीधा अभाव दिख रहा था और संकलन के अभाव की वजह से आज जो व्यवस्था में खामियां दिख रही है हमको, तो मैं मानता हूं कि ये खामियों की वजह से आज बच्चों के और अभिभावकों को ज्यादा से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आपने सही बात रखी कि 10वीं की परीक्षा का निर्णय करने में सरकार ने कहीं की करी। मैं ऐसा आपकी इस बात से इसलिए पूरा सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं शिक्षा व्यवस्था में मास प्रमोशन नहीं देना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों का, पर साथ साथ में हमको ये भी देखना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी सबसे ज्यादा कोई व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आई, ज्यादा से ज्यादा कोई व्यवस्था प्रभावित हुई है, वो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। बच्चों 13 महीने से ज्यादा समय से वो 10वीं क्लास के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे थे। इसमें से 47% बच्चे को ही ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा था। ये शिक्षा व्यवस्था की हमारी कमियां गिनो, हमारी व्यवस्था की खामियां गिनो और साथ साथ में सरकार की ओर से जो संसाधन देना चाहिए, वो सरकार की ओर से संसाधन देने में कमियां हो, वो सब बात कुल मिला के देखा जाए तो ये हकीकत है। सरकार का अंक है 47% बच्चों ही ऑनलाइन एजुकेशन में जुड़ रहे थे। तो मैं मानता हूं कि बच्चों का भविष्य के साथ साथ हमारी शिक्षा सर्वोच्च स्थान पे होनी चाहिए, पर इससे भी ऊपर सबसे बड़ा सर्वोच्च स्थान ये है अभी कि कोविड के टाइम में, कोविड-19 में बच्चों के स्वास्थ्य को बचाव करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। और इसकी वजह से जो 10वीं क्लास में बच्चा है, वो बच्चा 15 साल का बच्चा है। विश्व आरोग्य संस्था ने और ICMR ने सबने मिलकर कहा है कि कोरोना की महामारी में बच्चे को संक्रमण से बचाना है, बच्चों कम से कम बाहर निकले, पूरी व्यवस्था का ख्याल रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी वजह से कोई और का स्वास्थ्य संक्रमित न हो, ऐसा ख्याल रखने की व्यवस्था के लिए बार बार चेतावनी दी है। निष्णातों ने भी चेतावनी दी है, वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है, तबीबी व्यवसाय के साथ जुड़े लोगों ने भी बोला है। तो मैं मानता हूं कि ये सवाल सुजल ये नहीं है कि 10वीं क्लास के बच्चे को एक बार आपने
मास प्रमोशन दे दिया, चलो दे दिया, व्यवस्था के ध्यान में रख के आपने दिया है, मान लेते हैं, पर आपने जब दिया तो आपके पास वो व्यवस्था तो है नहीं कि किस तरीके से आप 11 का प्रवेश प्रक्रिया करेंगे, 11वीं कक्षा में बच्चों को किस तरीके से आप विज्ञान प्रवाह में देंगे, बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन में किस तरीके की व्यवस्था रखेंगे, सब में आप इसको किस तरीके से कॉमर्स में देंगे एडमिशन, किस तरीके से डिप्लोमा में देंगे, किस तरीके के ITI में देंगे, क्योंकि 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग अभ्यासक्रम की पॉलिटेक्निक का खुलता है व्यवस्था, वो नई दिशा खुलती है, जिसको 10वीं के पास सीधा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना है तो वो व्यवस्था खुलती है, जिसको स्किल डेवलपमेंट जाना है, कौशल्य पाना है नया और अपनी तरफ से आगे बढ़ना है, तो ऐसे बच्चे के लिए वहाँ 10वीं कक्षा के बाद ITI के बहुत बड़े अभ्यासक्रम की व्यवस्था है, तो ITI के लिए जाना, वहाँ मेरिट पे एडमिशन होता है, 10वीं में डिप्लोमा में भी मेरिट पे होता है एडमिशन। अब सरकार ने जल्दबाजी में सब निर्णय तो कर दिया, पहले निर्णय नहीं किया, अभिभावक परेशान थे, बच्चों परेशान थे, परीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे, किस तरीके से लेंगे, क्या व्यवस्था होगी, डर और भय का माहौल था, सरकार दिशाहीन थी, शिक्षा विभाग जो भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है वो पूरा दिशाहीन था और मुख्यमंत्री ने आके बोल दिया, पर व्यवस्था नहीं थी कि किस तरीके से कौन सी मोडालिटी से मार्कशीट दी जाएगी, किस तरीके से प्रवेश प्रक्रिया होगी, प्रवेश की नीतिगत निर्णय क्या होगा, डिप्लोमा में कैसे प्रवेश होगा, ITI में कैसे प्रवेश होगा, ये सब बात अभी अभिभावक और बच्चों के मन में बहुत बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये सुजल, आपने आज का विषय जो पसंद किया है वो गुजरात के लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल है। सरकार गुजरात सबको दिशा मार्गदर्शित करे ऐसा राज्य है, इस राज्य में आज शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्था और अराजकता में धकेल दिया है। सरकार की मंशा क्या है वो तय नहीं होती, सरकार क्या करना चाहती वो भी तय नहीं है। सरकार के संकलन का पूरी तरह से शिक्षा विभाग में न निष्णात कोई आगे बढ़ रहा है, न सरकार निर्णय कर रही है, तो मैं जल्द से जल्द सरकार को ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चों अपने 10वीं क्लास में मास प्रमोशन की वजह से आए, इसको मार्कशीट मिले, किस तरह की इसको प्रवेश मिलेगा, कौन से स्कूल में कौन सी स्ट्रीम में जाना है, किस तरीके से डिप्लोमा का होगा, किस तरीके से ITI का होगा। तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसका चिंतन के लिए इस चिंता, अभिभावकों की चिंता, लाखों बच्चों की चिंता, जो छोटे बच्चे हैं, जो गुजरात का भविष्य है, इस चिंता को ध्यान में रख के आपने इस मुद्दा का चिंतन किया है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा इश्यू है, इस इश्यू को आपने लिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ गुजरात के अभिभावकों की ओर से कि आज सुजल जी आपकी ये सबसे देखिए मनीष, एक सवाल और एक सवाल आपके लिए और है। आपका नियम है, सरकार का नियम बता रहा हूँ मैं, आपका नहीं, सरकार का नियम है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को आप फेल नहीं करेंगे। पिछली साल भी हम कोविड के सामने लड़ रहे थे, तो 8वीं का छात्र 9वीं में आ गया, 9वीं का छात्र पिछली साल भी मास प्रमोशन के साथ 10वीं में आ गया, और इस साल 10वीं में भी आपने मास प्रमोशन दिया, तो कुल मिला के 1 से 10 कक्षा तक आपका छात्र मास प्रमोशन से ही क्लियर होगा। अब उस छात्र की तुलना अन्यों से जब की जाएगी या किसी और राज्य के छात्रों से की जाएगी तो आपका छात्र पीछे रह जाएगा। इस मामले को यहां नहीं रुकना है और आगे बढ़ेगा ये मामला। जब आप सरकारी नौकरियां लेने जाएंगे, जो आज 10वीं में मास प्रमोशन वाला छात्र है, भविष्य में जब लेने जाएगा तो सरकार इस बात की गारंटी दे देगी कि मास प्रमोशन की जो विडंबना खड़ी हुई है वो आप जब सरकारी नौकरी लेंगे तो उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। यही सरकारें तब कहेगी कि आपने तो 10वीं तक मास प्रमोशन लिया था। छात्र के सामने कैसी चुनौतियां खड़ी हो गई? सुजल, आपने बहुत बड़ी विडंबना, बच्चों का भविष्य में आने वाले दिक्कतें जो है इसके सामने जो प्रश्न खड़ा होगा तब कोई जवाब नहीं देगी, सरकार भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं व्यवस्था को आपको देखना चाहिए। 1 से 8 जो राइट टू एजुकेशन जो कांग्रेस की वो टाइम की श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बड़ा प्रधान नेतृत्व में पूरे देश में 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार के रूप में दिया गया है। तो मैं मानता हूं कि आपकी बात सही है, 1 से 8 तक के बच्चे की व्यवस्था में 9वीं क्लास में भी बच्चे को मास प्रमोशन मिला, 10वीं में भी मास प्रमोशन मिला, इसका मूल्यांकन नहीं हुआ। पर साथ साथ में ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए सुजल कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को आपको एक और नजरिए से भी देखना चाहिए।
सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने, सीबीएसई ने इसलिए मास प्रमोशन देने की बात की क्योंकि वहाँ एवरी मंथ यूनिट टेस्ट होती है, कंप्रेसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की प्रोसेस है वहाँ मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है। यहाँ इंटरनल एग्जाम इस तरीके से लेती, 2-2 चैप्टर की यूनिट टेस्ट लेते हैं सीबीएसई के बोर्ड। हमारे बोर्ड में कंप्रेसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को निकाल दिया है। जैसे आज हुआ क्या है कि गुजरात के बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं 9वीं क्लास में हो या 10वीं क्लास में, इसका कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन नहीं हुआ, इसका मूल्यांकन नहीं हुआ। एवरी पर मंथ होता है जो यूनिट टेस्ट ली जाती है, 2 मंथ में ली जाती है, वो टेस्ट नहीं लिया गया है। वो व्यवस्था की खामी की वजह से मैं मानता हूँ बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा एक विडंबना आने वाली है, बहुत बड़ा प्रकार आने वाला है, चुनौतियां आने वाली है। मैं ये बात से आपके सहमत हूँ। आपने ये चिंतन का जो गुजरात के बच्चों का और अभिभावकों की आने वाले समय में 10 साल के बाद इसको जो जब चुनौतियां सामने आएगी तब कोई जवाब देने के लिए सरकार में कोई व्यवस्था, वैसे भी इस सरकार में कोई जवाब नहीं देता है, पर 10 साल के बाद इस बच्चों के साथ जब कंपनी अपने को रिक्रूटमेंट के वक्त पे इसको सब पूछेंगे, मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी तरीके से ऐसी मोडालिटी क्रिएट करें जो मूल्यांकन के साथ साथ बच्चे अपने रिपोर्ट कार्ड रख सके, ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ ऐसा करो। और आपने पिछले सालों में कुछ नहीं किया है, इसकी वजह से आपकी कमियां की वजह से, आपकी गलती की वजह, सरकार की गलती की वजह से, शिक्षा विभाग की वजह से गुजरात के बच्चों के साथ, गुजरात के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो 12वीं कक्षा की परीक्षा जुलाई में ले जाने की आज घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, अगर 10वीं के बारे में जो फैसला लिया गया, 10 या 15 दिन अगर रुक के वो फैसला घोषित किया गया होता, तो आपको लग रहा है कि 10वीं, अब कोविड की लहर कम हुई है तो ये सवाल खड़ा हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि जून के अंत में या जुलाई में 12वीं के साथ साथ ही ये व्यवस्था हो सकती थी कि 10वीं के छात्र की भी परीक्षा ली जा सके। सरकार इस 15 दिन भी क्यों वेट नहीं कर पाई? नहीं सुजल, थोड़ा सा अपने को अंकगणित को भी देखना चाहिए। 10वीं क्लास में बच्चों की 10.5 लाख जितनी संख्या है, जिस तरीके से बच्चों की संख्या को अपने 10वीं कक्षा में देखा जाए तो 10 लाख बच्चों की सवाल है व्यवस्था का। साथ साथ में अपने को 5.5 लाख से ज़्यादा बच्चे 12वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में 2 पार्ट में है। सरकार को यह व्यवस्था करने में 5.5 लाख बच्चे के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। मैं एक शिक्षाविद के नाते कहता हूँ, ये कोई राजनीति नहीं, क्योंकि मेरे लिए दल से ऊपर गुजरात का बच्चों का भविष्य है। और हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं, वो आपने भी मेरे को पहले बोला था, आप भी बहुत स्पष्ट हो, पत्रकारिता में आपका भी एक प्रतिबद्धता है और साथ साथ में शिक्षा के साथ जुड़े मैं 20 साल से ज़्यादा समय से गुजरात की शिक्षा व्यवस्था से काम कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा, मैं वर्षों से आपको भी नज़दीक से देख रहा हूँ, तो हमारी एक प्रतिबद्धता ये है कि गुजरात के बच्चों के भविष्य उज्जवल बने, इसको आगे बढ़ने का मौका मिले और हम इसके लिए सुचारू व्यवस्था का किसी भी तरीके से इसमें मदद करता बने। सरकार को अपनी नीतिगत प्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा। सरकार बाबूशाही लिपाथोपी में से बाहर आके शिक्षाविदों से चर्चा करे। सरकार ने पूरी व्यवस्था में 10वीं कक्षा के बच्चों को मास प्रमोशन के लिए सरकार ने शिक्षाविदों से कोई संपर्क नहीं किया है। सरकार अपने चहेते शिक्षाविदों को बुला के, प्रिंसिपल को बुला के भी नहीं किया है। इस व्यवस्था में जो 10वीं कक्षा में वर्षों से पढ़ाई करा रहे हैं, वो हमारे टीचर्स, शिक्षकगण को भी नहीं पूछा है। 12वीं कक्षा के लिए क्या मोडालिटी होगी, इसके लिए भी पूरी सरकार ने जो चिंतन करना चाहिए वो नहीं किया है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में 10वीं कक्षा के बच्चे के लिए 10 साल के बाद बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ये बात सही है आपकी, पर मैं मानता हूँ 10वीं कक्षा के बच्चे के लिए सरकार को कुछ मूल्यांकन की व्यवस्था में जल्दबाजी में निर्णय किया है। पॉपुलैरिटी स्टैम्प, ये सरकार संवेदनशील निर्णय लेती है, मुख्यमंत्री, क्योंकि कोरोना में कुछ निर्णय नहीं लिया तो बच्चों के भविष्य के साथ निर्णय ले, तो मैं मानता हूं, पर फिर भी मैं लेना जरूरी था। और क्योंकि ये बच्चा 15 साल का है, 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चे की आयु 15 साल की है, तो इसके लिए इसका स्वास्थ्य की चिंता करना हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, अब फैसला ले लिया गया है,
मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया न दे। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि आपसे विपक्ष के प्रवक्ता का लेबल हटा दिया जाए तो बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, और इसी नाते मैंने आज आपको आमंत्रित किया है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार ने फैसला तो ले लिया है, अब ऐसे कोई सुझाव है हमारे पास जो सरकार अगर स्वीकार करती है तो 10वीं के जो छात्र मास प्रमोशन से आज आगे 11वीं में चले गए, उन्हें भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना न करना पड़े? सबसे पहले तो सुजल, ये बात सरकार को भी सोचनी पड़ेगी कि सरकार के पास बड़ा, पहले तो सरकार को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमने 10वीं की कक्षा के बच्चे के पास पढ़ाई के दरमियान यूनिट टेस्ट ली है कि नहीं है। सरकार ने जाहिरात तो बहुत की है, पर सही अर्थ में, सही मायने में बच्चों के साथ स्कूलों में कितनी स्कूल में यूनिट टेस्ट ली गई है कि नहीं ली गई है। ग्रामीण इलाके में क्या व्यवस्था थी, ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए क्या है, इसमें ये पैरिटी को भी सोचना पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी इलाके के बच्चे में बहुत डिफरेंस है। शहरी विस्तार में बहुत से बच्चे को इंटरनेट और सब फैसिलिटी मिलती थी। ग्रामीण इलाके में मैं नहीं कहता हूँ ये आदि जाति के बच्चे को, हम जैसे उमरगाम के बच्चे की नहीं बात कर रहे, पूरे गुजरात के ग्रामीण इलाके में नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ए की चैलेंज। ग्रामीण इलाके में मध्यम वर्ग बच्चे, सामान्य बच्चे के अभिभावकों के पास मोबाइल का भी पूरी व्यवस्था नहीं थी, और सरकार बड़ी बड़ी बात करती है डिजिटल गुजरात की, ऐसी नई व्यवस्था है। हकीकत, जमीनी हकीकत बहुत अलग है। तो मैं मानता हूं अभी जो निर्णय किया है, हमको ये निर्णय सरकार ने दे दिया है, तो इस कम से कम नुकसान बच्चे के भविष्य के साथ हो, इसी तरीके की व्यवस्था के लिए सरकार को पूरे खुले मन से, मैं फिर कह रहा हूं, मैं मेरी बात दोहरा रहा हूं, पूरी खुले मन से सरकार को शिक्षाविदों से चर्चा करके, जिस तरीके से सुजल भाई आपने चिंता व्यक्त की कि 10 साल के बाद जब ये बच्चा मार्केट में आएगा, जॉब के लिए आएगा, इसको क्या दिक्कत आएगी, ये सभी मुद्दे के सामने रख के बच्चे के भविष्य में आगे कौन सी कमियां रह गई है, वो कमियां कैसे दूर की जा सके, दुरुस्त किया जाए, इसी बात को लेकर सरकार को खुले मन से शिक्षाविदों से बात करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं इसके लिए सरकार को खुला मन रखना पड़ेगा, सबकी बात, सही बात को स्वीकार करनी पड़ेगी, और अपना बच्चा है, इसके भविष्य के साथ कम से कम इसको नुकसान हो, इसका बच्चा का, अपने बच्चे का, गुजरात के बच्चे का उज्जवल भविष्य बने, इसके लिए सरकार को खुले मन से चर्चा करनी चाहिए। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और के न्यूज़ के साथ अपना वक्त बांटा, आपके सुझाव साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। तो ये थे मनीष दोषी। अब मास्क प्रमोशन लेने वाले सभी छात्र मेरी इस बात को एक कागज पे लिख ले और लिखी हुई बात को अपने घर की अलमारी के लॉकर में रख दे। 10 साल बाद उस कागज में लिखी हुई बात को पढ़ लेना सही साबित होगी। मास्क प्रमोशन की पार्टी देने से पहले सोच लीजिएगा कि सरकार के इस फैसले ने आपके भविष्य में कई चुनौतियां खड़ी कर दी है, और वो चुनौतियां ऐसी है जिसे ना तो सरकार जानती है न आप। जिस दिन आप सरकारी नौकरी लेने जाएंगे तब आपको ये कह के वहाँ से वापस कर दिया जाएगा कि 10वीं की परीक्षा आपने मास्क प्रमोशन के साथ की है, क्योंकि जो छात्र आज 11वीं में है वो पिछले साल 10वीं की परीक्षा पास करके आया था और सरकारी नौकरी लेने के लिए वो आपके आगे खड़ा था। इस बात को ध्यान रखिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि गुजरात के 10.5 लाख छात्र जिन्होंने मास प्रमोशन से 11वीं में दाखिला लिया है, उनके भविष्य में कोई विडंबना न हो, कोई आपत्ति न आए। अगर संवेदनशील सरकार है तो इस बारे में सोचेगी। आज केवल इतना ही। आप देख रहे थे एनालिसिस। नमस्कार।